ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिस्टोपियन नोवेल है जिसको एल्डस हक्सले ने लिखा था 1932 में। ये कैसे फ्यूचर के बारे में है जो आज से 500-600 साल आगे है, और साइंस और टेक्नोलॉजी ने ना उस सोसाइटी को, उस पूरी दुनिया को ना अपने कंट्रोल में कर रखा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे नॉर्मल रूप में कोई पैदा ही नहीं होता, मतलब लैब्स में पैदा होते हैं सारे लोग। अभी हम सुनते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, हम सुनते हैं आर्टिफिशियल वोम के बारे में, तो वो सब कुछ इस दुनिया के अंदर पॉसिबल हो चुका है। इस दुनिया के अंदर नॉर्मल पेरेंट्स नहीं होते हैं, शादी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप शादी करते हैं फिर फैमिली रेज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव वे में देखा जाता है। अगर इनके बारे में कोई बात भी करे तो उसको शेम किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में जैसे हम सेक्स के ऊपर बात करते हैं या फिर लस्ट के ऊपर बात करते हैं तो हमें शेम किया जाता है, वैसे ही अगर आप इस दुनिया के अंदर पेरेंटिंग की बात करेंगे, मदर जैसे शब्द का यूज़ करेंगे, सोच के देखिए, सिर्फ मदर या फादर की माँ और एक बाप, वो गाली के रूप में, गाली तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव इसके साथ एक ना इमोशन अटैच कर दिया गया है, जिसके कारण लोग ना इन शब्दों को जब भी सुनते हैं तो ऑ बोलते हैं या फिर शेम करते हैं उस इंसान को। तो एक ऐसी दुनिया सोच के देखिए कि माँ और बाप जैसा शब्द जो है वो नेगेटिव हो चुका है, ख़राब हो चुका है, गाली बन चुका है। बच्चे जितने भी है वो लैब्स में पैदा होते हैं। अब इस सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है? भैया ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया पे कंट्रोल पाई हुई है। वो क्या करती है? साइंस की मदद से कोशिश ये करती है कि किसी तरीके से सोसाइटी को स्टेबल किया जाए। उनका गोल यही था कि एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें स्टेबिलिटी हो और हैप्पीनेस हो। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? अब आप जरा सोच के देखिए, जब एक सोसाइटी है उसके अंदर एक हायरार्की अपने आप बन जाती है। ये नेचुरल ऑर्डर होता है, कोई ना कोई ऐसा ऊपर होगा जो नीचे वाले को परेशान करेगा, ऐसा होता ही है। और नीचे वाला दुखी रहेगा कि यार ऊपर वाला परेशान करता है, और ऊपर वाला जो है वो एक्सप्लॉइट करता रहेगा। अब इस सोसाइटी के अंदर इन्होंने ये स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी कि एक काम करते हैं, शुरुआत से ही, मतलब जब बंदा पैदा भी नहीं हुआ, ठीक है, एग के फॉर्म में है, तभी से कोशिश ये करते हैं कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए कि इस इंसान को कभी ये लगे ही ना कि यार इसके अंदर कोई कमी है या फिर इसको ऊपर जाना है हायरार्की के अंदर, ठीक है। अभी ज़्यादातर दुख हमारे अंदर जीवन में यही होता है कि हमें ऊपर जाना है लैडर में, कहीं पे भी आप देख लीजिए, हमें ग्रोथ चाहिए होती है। जब ग्रोथ नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं। तो इस दुख को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने क्या किया, कास्ट में डिवाइड कर दिया लोगों को, जितने भी पॉपुलेशन है। सबसे ऊपर आते हैं अल्फ़ा, जो कि सबसे टॉप पे होता है, मतलब इंटेलेक्चुअली सबसे ऊपर अच्छे होंगे, फिजिकली सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बीटा, फिर ऐसे करके आपके आ गए गामा, आ गए डेल्टा, आ गए, ये सब आ गए। किया ये गया कि सबसे शुरुआत में तो इनके, जब ये एम्ब्रॉय के फॉर्म में थे तभी इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया गया कि डिसाइड कर लिया गया कि ये भाई ये अल्फ़ा बीटा गामा रहेंगे। लेकिन जैसे ये दुनिया में आते हैं, ये क्या करते हैं, हिप्नोपीडिया नाम की एक चीज़ इन्होंने डेवलप कर रखी है, जिसको कहते हैं स्लीप टीचिंग। कि जब आप सोते होते हैं ना तो कोई ना कोई शब्द हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया ना, उसको इन्फाइनाइटली तो नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत बार रिपीट किया जाता है। आपके दिमाग के अंदर ये डाल दिया जाता है कि भाई, जैसे कि एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन, एक इनका कोट है कि भाई सारे लोग जो हैं वो सबके हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली कोई ये नहीं है कि भैया ये इसका होगा तो इसका हो गया, मैरिज हो गई तो हो गई, ठीक है। कोई भी इसके साथ सो सकता है, कोई भी इसके साथ रह सकता है, कोई मोनोगेमी टाइप की कोई चीज़ नहीं है, सबके हैं। तो ये चीज़ ना रिपीट करी जा रही है सोते वक्त, तो उनके दिमाग में घुस जाती है बात। अब ये दिमाग में जब उनके घुस जाती है, सबकॉन्शियस में घुस जाती है, तो कभी भी उसको ना क्वेश्चन नहीं करेंगे कि यार ये गलत है या बेकार है, वो हमेशा इसको सच मान लेंगे। तो इस तरीके से ना बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो हिप्नोपीडिया के ज़रिए इन लोगों के दिमाग में डाल दिए गए कि भैया यही सत्य है, इसको मान लो और कभी क्वेश्चन मत करना। क्योंकि जब इंसान क्वेश्चन करता है ना, तब वो दुखी होता है, उसको लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं डेल्टा क्यों हूँ। अब डेल्टा जो सबसे नीचे आते हैं कास्ट के अंदर, हायरार्की के अंदर, वो ये सोचते ही नहीं कभी कि मैं डेल्टा क्यों। उनके दिमाग में हिप्नोपीडिया के ज़रिए डाल दिया गया है कि भैया शुक्र मना तुम अल्फ़ा नहीं हो, तो अपनी जगह सही हो, और वो खुश रहते हैं और वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती ही नहीं इतनी, क्योंकि दिमाग में उनका कुछ कर दिया जाता है इस तरीके से बिहेवियरिज्म के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, कि भाई वो क्वेश्चन ही नहीं करते। अल्फ़ा वाले अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि भैया हम अल्फ़ा हैं, ये हैं, टॉप पे हैं, खुश रहते हैं। तो इस तरीके से ना स्टेबिलिटी ला दी गई कि भैया जब तुम्हें क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करेगा, जब तुम्हारे दिमाग में कि आइडिया ही नहीं आएगा कि ग्रोथ जैसी कोई चीज़ होती है, तब तुम दुखी होगे ना। जब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें ये लगेगा कि यार तुम पीछे रह गए, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तुम्हारे पास कुछ कमी है किसी चीज़ की, तब तुम दुखी हो गए। तो इस तरीके से ना दुख को ख़त्म कर दिया गया और इस तरीके से स्टेबिलिटी ला दी गई। एक इन्होंने ड्रग बना दिया, बहुत ही कमाल का ड्रग। अब ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई होगी जिसका नाम रखा गया सोमा। उस ड्रग के कारण क्या होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इनका।
इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने खा लिया तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपके लिए बता दिया गया इतने डोज ले लो। जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको इतना दुख हो रहा है, आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये ले लो, इतना डोज ले लो। इस तरीके से सोमा जो है वो पटा हुआ है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पीक कंज्यूमरिज्म है। हैप्पीनेस को बेचा जा रहा है टेबलेट के फॉर्म में, कि आपको अगर खुशी चाहिए तो आप ये ले लो, टेबलेट ले लो। अब हक्सले यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछते हैं, भैया ये बताओ क्या ये इसको तुम रियल हैप्पीनेस बोलोगे? एक ऐसी ऐसी खुशी जो तुम्हें बस पैसे मिल रही है भाई, तुम्हें बस टेबलेट के फॉर्म में मिल रही है, क्या तुम इसको रियल हैप्पीनेस बोलोगे? कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, फेक हैप्पीनेस है ये। अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म के लेंस से देखेंगे तो हमें हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है और पेन को मिनिमाइज करना है, सीधी सी बात है। गुड माना जाता है प्लेजर को, इविल माना जाता है पेन को। तो भैया गुड की तरफ जाना है, हमें प्लेजर की तरफ जाना है। प्लेजर की तरफ जाने के लिए अगर साइंस की मदद से अगर मैंने एक ड्रग बना लिया और उस ड्रग से मैं हैप्पीनेस फैला रहा हूँ लोगों के अंदर और लोगों को खुश कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस हैप्पीनेस को रियल बोलूँगा? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो इस हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एक ये है कि आप फ्री नहीं हैं। आपको शुरुआत से ही मैंने बताया किस तरीके से आपके दिमाग में डाली गई है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइंड है पहले से ही, ठीक है, कि आप कहाँ पे होंगे, कौन से कास्ट के होंगे, ठीक है, आप किस लेवल पे होंगे, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो एक तरीके से आपकी फ्रीडम ख़त्म कर दी गई है और उस फ्रीडम को छीन कर आपके हाथ में ये थमा दिया गया है सोमा वगैरह, कि भाई खुश होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। जो दुख का कारण भी है, उस दुख के कारण को किसी तरीके से मिटा दिया गया है हिप्नोपीडिया के ज़रिए, कि भैया ये दुख का कारण नहीं है जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म कर दी गई है इनकी, कि आप क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग जो होगा अपने आप ही इस तरीके से आपको गिल्ट देना शुरू कर देगा, शेम देना शुरू कर देगा कि क्या बोल रहा है भाई, ये सब चीज़ बेकार है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, ये दुनिया बिल्कुल अच्छी है, बेस्ट है दुनिया, इसमें सब कुछ अच्छा है। अब इस दुनिया के अंदर खास बात ये, रिलीजन भी ख़त्म कर दिया गया। अब रिलीजन क्यों ख़त्म कर दिया गया? क्योंकि रिलीजन जो है ना आपके अंदर एक सेंस ऑफ ये आइडिया भी डालता है कि भैया कुछ अच्छा है, कुछ बियॉन्ड है इस दुनिया के। अब जब तुम ये मान के चलोगे कि इसके बियॉन्ड कुछ है, तो तुम इसको कैसे रियल मानोगे, तुम इसको कैसे अच्छा मानोगे? तुम तो ये बोलोगे ना कि भाई वो बियॉन्ड वाली चीज़ जो है वो मेरा अल्टीमेट गोल है, ये हैप्पीनेस, ये स्टेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दुनिया भाती नहीं है। तो रिलीजन के कारण क्या है, ये आइडिया आ जाता है दिमाग में कि भाई इसके बियॉन्ड कुछ है, ठीक है। तो एक हमेशा वो फीलिंग आती है कि यार कुछ कमी है, कुछ कमी है। ऐसे कारण इंसान दुखी रहेगा, और एक दुखी इंसान जो होगा वो सोसाइटी को ख़राब करेगा। जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो सोसाइटी इनको नहीं चाहिए जिसमें दुखी लोग हों, दुखी इंडिविजुअल्स हों। तो उन्होंने क्या किया, रिलीजन ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ आर्ट ख़त्म कर दिया। कि आप आर्ट ख़त्म कर दीजिए, कि भैया पेंटिंग वेंटिंग बंद कर दीजिए, फालतू की पेंटिंग नहीं करनी है। क्यों सोचना है कुछ एब्स्ट्रैक्ट, क्यों सोचना है कुछ बियॉन्ड, क्यों सोचना है, क्यों जीना है इमेजिनेशन में? क्योंकि इमेजिनेशन की दुनिया हमेशा ही अच्छी दुनिया होगी आपकी। आप हमेशा जब भी इमेजिन करोगे आपको लगेगा कि कुछ तो बेटर है, कुछ कुछ अच्छा है इस दुनिया के अलावा भी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस के कारण इन्होंने आर्ट को भी बैन कर दिया, और फालतू की एक्टिविटीज़ वगैरह बना रखी है खूब सारी उल्टी सीधी। फालतू के गेम्स चलते रहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, फालतू के मूवीज़ वगैरह चलती रहती है, मतलब वही रिपीट पे दिखाई जाती है लोगों को, कुछ नया आर्ट बनाया नहीं जाता, ठीक है। इस तरीके से कोशिश की गई है कि लोगों को ना बस उल्लू बना के रखा जाए। आइसोलेशन बैन कर दिया गया पूरी तरीके से, कि आप आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते। क्योंकि अकेला इंसान जो होगा ना वो कहीं ना कुछ तो डेवलप कर लेगा भाई, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, कि वो सोचना समझने लग जाएगा। उसको लगेगा कि भाई ये सब गलत हो रहा है, ये सब बेकार है, और मैं जो हूँ भाई, मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, कम्युनिटी बना रखी है, कि अब आप कुछ भी हो जाए, आपकी एक्टिविटीज़ ही इतनी सारी हम कर देंगे, इतने सारे लोग ऐसा कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसके अंदर आप अकेले रहेंगे ही नहीं, हमेशा कम्युनिटी में रहेंगे। 1984 के अंदर आपको याद होगा, जॉर्ज ऑरवेल के अंदर भी ये कुछ किया गया था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना दी गई थी। क्योंकि अकेले इंसान से ना बहुत डरता है, भीड़ से नहीं डरता, जो गवर्नमेंट में टॉप पे जो लोग बैठते हैं, क्योंकि वो एक इंसान ना पलट के रख सकता है सब कुछ। क्योंकि अगर वो सोचने समझने लग गया, वो भीड़ से अलग हो गया, तो भीड़ से अलग होते ही उसकी क्राउड थिंकिंग नहीं रहेगी। अब वो यस मैन नहीं है, अब वो सवाल पूछना शुरू कर देगा, और अगर उसने सवाल पूछना शुरू करा तो वो क्राउड को मैनिपुलेट कर सकता है, वो क्राउड को अपने कंट्रोल में कर सकता है, और फिर वो क्राउड आपके खिलाफ हो सकती है। तो इस तरीके से ऐसी दुनिया बना रखी है जहाँ पे आइसोलेशन वगैरह जो है कम्प्लीटली बैन हो रखा है। अब इसमें क्या होता है, कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉन, जिसको मिस्टर सैवेज बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ये तो भैया बन गई है ऐसी, जिसको ब्रेव न्यू वर्ल्ड बोला जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पार्ट है ना जिसको छोड़ दिया गया इस गवर्नमेंट द्वारा, कि भैया रहने देते हैं इसको। तो वो जो पार्ट है ना उसको रिजर्वेशन बोला जाता है, सैवेज रिजर्वेशन।
जिसमें हम जैसे लोग रहते हैं, बेसिकली नॉर्मल लोग रहते हैं, जिनकी कंडीशनिंग इस तरीके से नहीं हो रखी, जो नॉर्मल तरीके से पैदा होते हैं, ठीक है, शादी करते हैं, रिचुअल्स वगैरह करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, आर्ट वगैरह करते हैं, सब जैसे हमारी दुनिया में होता है नॉर्मली। तो अब वहाँ पे एक करेक्टर रहता है जॉन, जॉन नाम का, ठीक है। उसको इस पूरी बुक के अंदर एक करेक्टर और है जो कि अपना ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रहता है, जिसका नाम है मैक्स, बर्नार्ड मैक्स। वो क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जाता है, और जब उसको पता चलता है कि भैया जॉन ये है और ये सैवेज है और इसकी जो माँ है वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पहले से रहती थी, ठीक है, तो उसको फेम के लिए किसी न किसी पॉपुलैरिटी के लिए उसको उठा लाता है। अब पॉपुलैरिटी तो मिल जाती है, वो अलग बात है, पर जॉन को ये दुनिया पसंद नहीं आती। जॉन जब बड़ा हुआ था तो उसने भगवान की कहानी पढ़ी थी, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के बारे में सुना था, शेक्सपियर को पढ़ा था। जब इतना कुछ देखने के बाद वो ये देखता है ना, इन लोगों की दुनिया देखता है, तो उसको लगता है यार इस दुनिया में रंग नहीं है यार, इस दुनिया में फालतू के मतलब कोई मीनिंग नहीं है। अब आप खुश हो रहे हैं सिर्फ एक ड्रग को लेकर, इस ड्रग इससे बढ़िया तो भैया मैं दुखी रह लूँ। वो बोलता भी है कि इससे बढ़िया मैं मिजरेबल रहना पसंद करूँगा भैया, दुखी रहना पसंद करूँगा, जो तुम्हारी ये ड्रग इंड्यूस हैप्पीनेस है मुझे ये नहीं चाहिए। अब वो इसके खिलाफ ना सवाल भी बहुत सारे खड़े करता है कि यार तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम रिलीजन को क्यों नहीं लेके आ रहे हो। एक मुस्तफ़ा मौन नाम का एक बंदा होता है इसके अंदर, काफ़ी हाई पोजीशन में बैठा रहता है, उसके साथ इसकी काफ़ी अच्छी डिबेट चलती है एक रूम के अंदर कि भैया तुमने साइंस का हाल क्या कर दिया, तुमने रिलीजन का क्या हाल कर दिया, तुमने आर्ट का हाल क्या कर दिया, ये बताओ इंसान को मीनिंग कहाँ से मिलेगा। अब तुमने इंसान से तो मीनिंग छीन लिया, फ्रीडम तो तुम छीन ही चुके हो, तुमने एक तरीके से डिह्यूमनाइज कर रखा है लोगों को, एक तरीके से रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं लोग। तुम ये नहीं देख रहे हो क्या कि तुमने साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक तरीके से इंसान को उसके इंसानियत से अलग कर दिया। क्या तुम उसे इंसान बोलोगे कि जो इंसान मतलब तुम्हारे इशारे पे नाच रहा है भाई, ड्रग पे नाच रहा है, तुम उसको खुल के पोइट्री नहीं करने दे रहे, तुम उसको खुल के पेंटिंग नहीं करने दे रहे, तुम उसे खुल कर सवाल नहीं पूछने दे रहे। पहली बात वो सवाल पूछ भी नहीं पाएगा क्योंकि तुमने उसकी शुरुआत से ही ऐसा कर दिया उसके साथ। फिर कहाँ से मीनिंग डिराइव करेगा वो। ये तो एक तरीके का फिलोसफिकल सुसाइड है जो एल्बर्ट कामू, अगर आपने पढ़ा है तो एल्बर्ट कामू इसकी बात करते हैं। अब एल्बर्ट कामू ने बताया था फिलोसफिकल सुसाइड के बारे में कि जब इंसान को मीनिंग वगैरह नहीं मिल पाता है तो वो छुपता है जाके एक तरीके से किन चीज़ों के पीछे, रिलीजन के पीछे, किसी मेटाफिजिकल बिलीफ के पीछे, फेथ के पीछे। अब जॉन भी यही बोलता है कि भाई एक तरीके से जो तुम सोमा ले रहे हो फिलोसफिकल सुसाइड है, एक तरीके से तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें दुख नहीं चाहिए, क्योंकि जो सेक्रीफाइस है, जो दुख है, जो सफरिंग है, वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ हद तक मीनिंग ऐड करता है। तो ये गलत है, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। आखिर में ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है, आप देखेंगे अगर आप इस किताब का एंड देखेंगे तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड से वो परेशान हो जाता है जॉन, क्योंकि वो देखता है कि यार मैं इस दुनिया में नॉर्मल लग ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल लगना बहुत अजीब है इस दुनिया के अंदर। बल्कि अगर आप जब किताब पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये इंसान सही है, दुख झेलता है, ठीक है, और रोना जानता है, सोमा नहीं लेता है, पोइट्री जानता है, रिलीजन जानता है, नॉर्मल लगेगा आपको। लेकिन इस दुनिया के लिए बेचारा जो समझ लो मिसफिट था एक तरीके से। तो आखिर में वो परेशान होकर, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं उसको, आखिर में ले दे के हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाएंगे, कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, रिपोर्टिंग करने लग जाएंगे कि देखो एक जंगली जानवर, जैसे कि समझ लो हमारी दुनिया के अंदर कोई एलियन आ गया, ठीक है, तो हम किस तरीके से पागल हो जाएंगे उसके पीछे। उस तरीके से वो एलियन ही बन गया था उस दुनिया के अंदर, जहाँ पर मोस्टली सारे लोग लगभग इंसान जैसे थे ही नहीं, इंसान जैसी कोई भी हरकत नहीं थी उनके अंदर। उसमें इकलौता इंसान जॉन लग रहा था मुझे। उस इकलौते इंसान को आखिर में वो परेशान कर कर मार ही देते हैं, सुसाइड कर लेता है बेचारा आखिर के अंदर, और ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जीत हो जाती है एक तरीके से। हक्सले बोलते हैं कि क्या ऐसी दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं। हक्सले को बहुत डर लगता था 1932 के अंदर, वो बोलते हैं बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला है कि मुझे डर लगता है कि एक ऐसी दुनिया जल्दी आ जाएगी जहाँ पर साइंस सब कुछ कंट्रोल करेगा, और साइंस की दी हुई हैप्पीनेस में वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी, हमारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, हम नेचर से बहुत अलग हो जाएंगे, नेचर से बहुत दूर हो जाएंगे। तो क्या वो दुनिया तुम चाहते हो, तुम्हें खुद से सवाल पूछना है। हैप्पीनेस तुम्हें मिलेगी, हैप्पीनेस तुम्हें मिलेगी, बट तुम इंसान नहीं रहोगे। सिर्फ रिलीजन को, सिर्फ साइंस को वर्शिप किया जाएगा, साइंस से एकलौता जो होगा उसकी पूजा होगी। तो क्या ऐसी दुनिया तुम चाहते हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई यूटोपियन नोवेल है, उनको लगता है कि सही तो है, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग बढ़िया हैं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, सबको फ्री में मिल रहा है, फ्री में खुशी मिल रही है, घूमने को मिलता है, बढ़िया काम करने को मिलता है, कोई दुख नहीं है, कोई भी निराश नहीं है। और ये जॉन जो है उसको एबनॉर्मल बताते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिटिक्स वगैरह हैं, ये भाई ये एबनॉर्मल है, ये गधा था, इसको दुख चाहिए था फालतू में,
जबकि हमारा एम ही यही है, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमें भाई हैप्पीनेस चाहिए, और ये दूसरा उल्टा जा रहा है, मीनिंग की खोज कर रहा है, ट्रुथ की खोज कर रहा है, सिन की खोज कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, क्या जॉन जो था वो सही था, या फिर हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए ही चाहिए जहाँ पे साइंस सब कुछ कंट्रोल करे और हमें ऐसी हैप्पीनेस दी जाए एक टेबलेट के फॉर्म में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।